हेलो। हाय स्टूडेंट, आपका AMR लाइव क्लासेस IT यूट्यूब चैनल पे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ और एग्जाम स्किल एंड प्रैक्टिकल टेस्ट की तो हम तैयारी कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ में आज जो मैं प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, उसमें हम देखेंगे DRDO UPRM एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बन रखे हैं या क्वेश्चन पेपर जितने भी आपने देखे हैं अब तक इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चंस पेपर आपने देखे हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे। और रही बात जितने भी आपके टेक्निकल पेपर जैसे DMRC हो गया, DRDO हो गया, इसरो, बार्क या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यूपीसीएल, टीजीटी हो गया, अदर जो भी आप एग्जाम के नाम सुनते हो, उन सभी एग्जामों के क्वेश्चन पेपर की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इसकी जो मैं प्लेलिस्ट जो बनाने वाला हूँ वो इलेक्ट्रिशियन एग्जाम पेपर्स के नाम से बना दूंगा। ओके, उसमें हम पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे हम देखते हुए चलेंगे। जितने भी पेपर करवाऊंगा उतन वो सभी पेपर आपको देख लेने हैं, क्योंकि आप अगर DRDO या यूपीआर में जो एग्जाम आने वाला है, जो आपने अभी फॉर्म फिलअप कर दिया होगा और अगर नहीं किया हो तो आप फॉर्म फिलअप जरूर करें। ओके, तो हम जो भी इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, आपको सबसे बेस्ट क्लासेस मिलने वाली है। तो आप अपने इस चैनल के साथ जुड़ करके क्लासेज जरूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो भी आ रखा है हम उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि आपको ये तो पता चल जाएगा कि DRDO या यूपीआरएम या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जितने भी हम पेपर्स करेंगे, उनसे आपको ये आधार पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आपको प्रैक्टिस करते रहना है और अपने इलेक्ट्रिशियन जो थ्योरी की बुक है उसको भी आपको साथ साथ में पढ़ते चलना है। ओके, तो आइए बने रहे अपने इस चैनल के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। केबिल के चारों ओर, जो केबिल होती है, केबिल के चारों ओर विद्यमान तापमान में वृद्धि होने पर उसकी विद्युत धारा वहन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब, इसका मतलब ये है जैसे आपको पीटीसी और एनटीसी जो होते हैं, मैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पे आधारित। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पे आधारित कौन कौन से होते हैं, जैसे कि चालक पदार्थ। कौन से हो गए आपके चालक पदार्थ। अब चालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, इनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता हो या इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवाहित हो सकते हैं, ये आपको सबको पता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप तापमान को इंक्रीज करते हो, जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते हो, यहाँ पे प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है और यहाँ पे चालकता का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या मतलब जी बराबर क्या होता है, 1/R होता है। ये आपको सब कुछ पता है, बेसिक जानकारी। ओके, तो हम क्या करें, यहाँ पे तापमान बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा और प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो यहाँ पे चालकता घटेगी। तो इसकी जो विद्युत धारा वहन क्षमता, इसके बारे में पूछ रहा है। तो अगर ये केबलों के चारों ओर का जो विद्यमान जो तापमान होता है उसमें अगर वृद्धि कर रहा है, तो चालक पदार्थ होगा, तो चालक की अगर बात करेगा तो वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पे आधारित होगा। और अगर वो एनटीसी, एनटीसी कब होता है, जब वो कुचालक पदार्थ होता या अर्धचालक पदार्थ होता। ओके, तो उनमें क्या होता है, जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते हो, तो प्रतिरोध का मान घट जाता है और चालकता बढ़ जाती है। ओके, ये दोनों व्युत्क्रम होते हैं, आप इनको थोड़ा ध्यान से देखें। और यहाँ पे जो अपना आंसर होने वाला है, ये क्या हो जाता है, मैं घट जाता है। इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा, घट जाती है। क्यों घट जाती है, क्योंकि ये जो बोल रहा है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पे आधारित की बात कर रहा है। कोई भी चालक पदार्थ होगा, उसके अंदर जैसे जैसे वो तापमान बढ़ाएगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, सॉरी, प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो वहां पे चालकता घट जाएगी। अब चालकता जब घटेगी तो आपको पता है कि विद्युत धारा वहन करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, उसकी घट जाएगी। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, धारा की इकाई क्या होती है। अब धारा की इकाई में अगर ऐसा ही इकाई पूछेगा तो आपको क्या आंसर देना है, एम्पियर देना है। ओके, अब आपको आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी से भी आप एक इकाई बना सकते हो। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, गुलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, गुलाम। और अपॉन समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। आपको ये सभी मात्रक से भी रिलेटेड जो भी क्या मतलब ये बना सकते हो आप मात्रक, तो आप इनको भी ध्यान में रखें। ओके, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। तो गुलाम प्रति सेकंड, इसको आप कैसे बोलोगे, गुलाम प्रति सेकंड। में धारा की ऐसा इकाई की अगर बात करते हैं, ये धारा की ऐसा इकाई तो क्या होगी, एम्पियर होगी, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। और धारा की अगर इकाई पूछेगा, यानी मतलब अगर आपको ऑप्शन में ये भी दे देगा तो आपका करेक्ट आंसर ये भी होगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कुलाम प्रति सेकंड, कुलाम प्रति सेकंड। ओके, आवेश का मात्रा क्या होता है, कुलाम। तो कुलाम को किससे डिनोट करते हैं, मैं सी से। आवेश को किससे डिनोट करते हैं, मैं आवेश को तो हम क्यों लिखते हैं, और
कुलाम जो होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। कुलाम को किससे डिनोट करते हैं हम? सी से। तो ये बेसिक जानकारी होती है, आप इनको जरूर ध्यान में रखें। ओके, तो रही बात, हम अगले क्वेश्चन जो इसमें देखेंगे, आपको जो दे रखा है प्रतिरोध, हम साथ साथ में दो चार क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में अगर कंप्लीट करते चलेंगे तो आपको मतलब अच्छा लगेगा और समझ में भी बहुत कुछ आएगा। कि मतलब एक क्वेश्चन में अगर आप चार क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। ओके, तो हमने अभी बात की किसकी? एम्पियर की। फिर हमने किसकी बात की? एम्पियर की। ओके, करंट की हमने बात कर ली। अब हम आगे बात करते हैं ओम की। ओम जो इकाई होने वाली वो क्या होती है? मैं ओम किसकी इकाई होती है? प्रतिरोध की इकाई। तो प्रतिरोध को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। ओके, ये जूल। जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। ओके, ये ध्यान रखें। और वोल्टेज या वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक होता है? आवेश, क्या मतलब जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज हो गया, विभव हो गया, या विभवांतर हो गया, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन सब की इकाई क्या होती है? वोल्ट ही होती है। ओके, वोल्ट। आप इनको सबको ध्यान में रखें। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस है आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, तो आपको यहाँ पे बने रहना है। ओके, क्योंकि जितनी भी बेसिक जानकारी मैं देने वाला हूँ या आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयुक्त होने वाले डायोड। अब वोल्टेज जो रेगुलेटर होता है, वोल्टेज को मैं कम ज्यादा करने के लिए हम किस डायोड का यूज कर सकते हैं, ये आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो जीना डायोड होगा। ओके, जीना डायोड से हम क्या कर सकते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उनमें हम वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जीना डायोड का हम यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वोल्टेज को हमें कम ज्यादा करना होता है। ये बोल रहा है ना, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयुक्त होने वाला डायोड कौन सा है? तो यहाँ पे प्रयुक्त होने वाला डायोड कौन सा होगा? जीएनआर डायोड होगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो कार्बन प्रतिरोधक होता है, कार्बन प्रतिरोधक बने होते हैं। अब जो ये कार्बन प्रतिरोधक के बारे में पूछने जा रहा है, तो जो कार्बन प्रतिरोधक होते हैं वो किस किस से मिलकर बने होते हैं? कंपोजिशन और फिल्म दोनों से मिलकर बने होते हैं। आपका करेक्ट आंसर कहाँ कौन सा रहने वाला? आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे कार्बन प्रतिरोधक किसके बने होते हैं ये आपको पता चलेगा, कंपोजिशन और फिल्म दोनों से मिलकर बने होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए। पूर्ण चार्ज लेड एसिड बैटरी, जो पूर्ण चार्ज लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटन का अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो कितना होता है? 1250 से 1280 हम इसको लिखते हैं। ओके, 1250 से लेकर के 1280 जो पूर्ण चार्ज की बात कर रहा है। ओके, पूर्ण चार्ज की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा आपका? 1250 से लेकर के 1280 होता है। ये आपको करेक्ट आंसर पता चल गया। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 125 से 1.28 भी हम इसको लिख के चलते हैं। ओके, अपेक्षिक घनत्व को हम इसको पॉइंट में भी हम इसको ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको पूछना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता वाले पदार्थ कहलाते हैं। जो बहुलता के मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्या रहते हैं? में इलेक्ट्रॉन, जो बाह्यतम जो कक्षा होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन होते हैं, ये जो आपने परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम जो बात कर लेते हैं, थोड़ी बेसिक जानकारी हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये क्या है आपका? नाभिक है। इसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक। तो नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। और इसकी जो बाह्यतम जो कक्षाएं होती है, बाह्यतम क्या होती है? कक्षाएं। ओके, बाह्यतम कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर किसी भी चालक पदार्थ होगा, कोई भी अगर जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम जो कक्षाएं होती है उनमें होता है। ओके, और ये पूछना क्या चाह रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता वाले पदार्थ कहलाते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वहां पे क्या होगा? एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं। तो वो किस में करते हैं? वो एक चालक पदार्थ में करते हैं। ओके, जो चालक पदार्थ होगा उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं? गतिमान होते हैं। क्या मतलब आप जो इसकी जो परिभाषा देते हो, मैं जो करंट होती है, मैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहते हैं। मैं आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? हम विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश का प्रवाह किस में होता है? चालक पदार्थ में होता है। अब आपने कभी देखा है मैं कुचालक पदार्थों में आवेश का प्रवाह होता हो या इंसुलेटर में? ओके, कुचालक पदार्थ हो गया या अर्धचालक सेमीकंडक्टर। ओके, तो यहाँ पे जैसे जैसे हम जो पीटीसी होता है, पीटीसी कौन सा होगा? यहाँ पे आपका चालक होगा। और अचालक कौन सा होगा? एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे आधारित होगा। और अर्धचालक भी कौन से पे होगा? एनटीसी, ये भी एक नेगेटिव होता है। ओके, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे आधारित होता है और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे आधारित होता है। और ये अचालक होता है, ये भी किस पे होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे
आधारित होता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की जो बहुलता है, क्या मतलब जो कोई भी कंडक्टर होगा उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, या कितना हो सकता है? इससे ज़्यादा जाएँगे तो हम 7 इलेक्ट्रॉन्स तक हम ले सकते हैं। क्या मतलब ये जो 4 होगा, जो अर्धचालक होता है अर्धचालक, उसकी जो बाह्यतम कक्षा में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं, जो एक बंध बना करके रखते हैं। और जो अचालक होता है, अचालक या कुचालक, कुचालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स में जो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो बाह्यतम कक्षा होगी, जो अर्धचालक होगा उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अचालक होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो चालक होगा, चालक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 1 2 3 या 4 नहीं होगा, यहाँ पे 5 हो सकता है, 6 हो सकता है या 7 हो सकता है। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि एनटीसी, पीटीसी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो ये मैंने आपको बेसिक जानकारी आपको दे दी है। ओके, और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको आगे वाले जितने भी क्लासेस रहेगी उनमें हम बहुत कुछ सीखते हुए चलेंगे। तो आप अपने इस चैनल के साथ जुड़ करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लासेस को लाइक जरूर करें। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन की जो बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए देखते हैं, निम्न में से किस विद्युत उपकरण में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है? अब ये आपसे पूछना चाह रहा है, जो H बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है। ओके, तो हम जो ये उष्मा जो ऊष्मीय जो प्रभाव होता है, हम इसको किससे डिनोट करते हैं? H बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी से हम इस फॉर्मूले को लेते हैं। तो यहाँ पे जो गीजर होता है, गीजर के अंदर क्या होता है? ये फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि गीजर के अंदर तापमान होता है और जो करंट किसमें होती है? स्क्वायर में होती है। एक ओके, स्क्वायर में होती है। ओके, यहाँ पे जो ये पूछना चाह रहा है मेन आपका आंसर तो क्या है? विद्युत उपकरणों में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, क्या मतलब जो ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है। किसमें ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है? सेल होता है, सेल बैटरी, जो बैटरी के अंदर जो सेल होता है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? में रासायनिक अभिक्रिया होती है। ओके, रासायनिक। और जो गीजर होता है, गीजर में क्या होता है? में तापमान होता है, बिल्कुल तापमान होता है क्योंकि उसमें एक फिलामेंट या टंगस्टन क्या मतलब जो एक क्या होता है? नाइक्रोम का तार होता है, जो हम एक गीजर के अंदर क्या रखते हैं? एक रोड के जैसे हम यूज करते हैं। और जो हीटर होता है, हीटर के अंदर भी कौन सा वायर का यूज करते हैं? हम नाइक्रोम तार का यूज करते हैं। और विद्युत इस्त्री इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर भी हम एक नाइक्रोम का तार का यूज करते हैं। जो नाइक्रोम होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है? 80% क्या होता है उसमें? 80% क्या होता है? निकिल होता है, और 20% क्या होता है? क्रोमियम होता है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 80% क्या होगा इसमें? निकेल होगा, और 20% क्या होता है? क्रोमियम होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। जो सेल होता है, सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है? में रासायनिक अभिक्रिया होता है। जो उष्मा के सिद्धांत पे जो वर्क करने वाले उपकरण कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे जो उपकरण आपको दे रखे हैं, गीजर उष्मीय सिद्धांत पे वर्क करता है, हीटर भी उष्मीय सिद्धांत पे वर्क करता है, और विद्युत इस्त्री भी आपके उष्मीय सिद्धांत पे वर्क करती है। ओके, तो यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका क्वेश्चन जेनर डायोड से आधारित आया है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेनर डायोड को सदैव डैश अवस्था में संयोजित किया जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है, जो जेनर डायोड होता है, जेनर डायोड कौन सी अवस्था में ये वर्क करता है? तो ये हमेशा रिवर्स बायस अवस्था में, क्या मतलब कौन सी अवस्था में वर्क करता है? ये रिवर्स बायस अवस्था में अगर आप इसको लगाते हो जेनर डायोड को, तो ये रिवर्स बायस अवस्था में वर्क करता है, और फॉरवर्ड बायस अवस्था में ये काम नहीं करता है। ओके, और जो डायोड होता है, डायोड का सिंबल कैसा होता है? यहाँ पे ये सिंबल भी आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे ऐसे होता है। ओके, जेनर डायोड का सिंबल आप इसको ऐसे बना सकते हो। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लकड़ी की जो पिच होते हैं, लकड़ी के स्क्रू का पिच, जो लकड़ी का स्क्रू का जो पिच होता है उसकी ये बात कर रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? समवर्ती थ्रेड के बीच की दूरी को दर्शाता है। जो लकड़ी के स्क्रू का जो पिच होता है ना, पिच क्या नाम, कोई भी स्क्रू होता है, अब स्क्रू के जो मध्य, जो चूड़ियों के मध्य जो हम पिच देखते हैं, वो किसको दर्शाता है? ये समीपवर्ती थ्रेड, जो समीप जो उसके क्या मतलब ऐसे ऐसे थ्रेड कटे हुए रहते हैं, इनके बीच की जो होते हैं थ्रेड, थ्रेड के बीच की, इनके बीच की दूरी को दर्शाता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए। किसी तार की विद्युत धारा वहन क्षमता निर्भर करती है। कोई भी तार होता है उसकी विद्युत धारा वहन क्षमता किस किस पर निर्भर करती है? ओके, ये पूछना क्या चाह रहा है? मैं किसी तार की विद्युत धारा वहन क्षमता निर्भर करती है मैं तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, विशिष्ट प्रतिरोध पर, या विशिष्ट प्रतिरोध और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल दोनों पर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला? विशिष्ट प्रतिरोध और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ओके, तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, आर बराबर क्या होता है? रो इंटू एल बटे ए होता है। अगर किसी चालक तार की अगर मोटाई क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ेगा तो वहां पे प्रतिरोध का मान
घटता है। ओके, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान घट रहा है, तो इसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। करंट का मान क्या हो जाएगा, आराम से आसानी से उसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान बढ़ सकता है। ओके, यहाँ पे इतना समझ में आ गया। अब जो ये रो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का होता है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई, इकाई की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या होती है, ओम मीटर होती है, ओम मीटर। ओके, यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम मीटर में हम इसको लेके चलते हैं। अब जो ओम मीटर या विशिष्ट प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, ये उस चालक पदार्थ, जो कोई भी पदार्थ होगा उस पे डिपेंड करता है। पदार्थ में जो कोई भी चालक तार होगा वो किससे मिलकर बना हुआ होता है। जैसे चांदी है, अब चांदी का जो पदार्थ कौन सा होगा, चांदी, चांदी एक अच्छा चालक है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा क्योंकि उसकी चालकता अच्छी हो रहती है। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो गतिमान होते हैं, वो भी एक चालक पदार्थ है, लेकिन जो पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है उसको हम ओम मीटर में लेते हैं। ओम मीटर में लेने का कारण क्या होता है, यहाँ पे जो इसका प्रतिरोध है, इसकी जो बात कर रहा है, ये मेन आपके 1 मिलीमीटर स्क्वायर, जो कोई चालक तार होता है 1 मीटर लंबा या 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इसका जो होता है परिभाषा, उससे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ओके, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो मेन किस पे डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रतिरोधकता या पदार्थ पर यह निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर 3। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा गुण अचालक पदार्थों में नहीं होना चाहिए। अब अचालक पदार्थों में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, ये ध्यान से पढ़ें। उष्मा को विकिरण करने योग्य होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध बिल्कुल होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, लेकिन निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर यही रहेगा आपका, क्योंकि ये पूछना यही चाह रहा है कि मैं अचालक पदार्थों में गुण कौन सा नहीं होना चाहिए। ओके, मैं निम्न में से कौन सा गुण अचालक पदार्थों में नहीं होना चाहिए। अब गुण कौन कौन से होने चाहिए, जो अचालकता को बढ़ाता हो। अचालकता को मतलब जो कुचालक होगा, कुचालक को ही हम क्या बोलते हैं, अचालक बोलते हैं। ओके, तो कुचालक पदार्थ होगा जो कुचालकता को क्या मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता हो, क्या मतलब उसका जो गुण बनाए रखता हो। ओके, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये उष्मा को क्या करने वाला होता है, विकिरण करने योग्य होता है। मैं उष्मा को क्या कर सकता है, ये कुचालक पदार्थ में सहन करने वाला होना चाहिए। इसका उच्च प्रतिरोध, बिल्कुल इसका प्रतिरोध का मान उच्च रहेगा तभी तो ये कुचालक पदार्थ कहलाएगा। ओके, अगर प्रतिरोध का मान अगर इसका निम्न रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स गतिमान हो सकते हैं, तो ये एक चालक की बात वर्क कर सकता है। तो हमें क्या रखना है, इसको कुचालकता अधिक रखने के लिए इसका प्रतिरोध का मान भी हमें उच्च रखना पड़ेगा। और इसका सुदृढ़ क्या मतलब, इसकी में ये जो होता है ये पदार्थ, ये कैसा होना चाहिए, एक सुदृढ़ होना चाहिए। ओके, यहाँ पे इसकी निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बिल्कुल ये निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ निम्न नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे उच्च आता तो ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता था। मतलब यहाँ पे जो उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिशियन होता है ना, इलेक्ट्रिशियन किस प्रकार के पेचकस का प्रयोग करता है। अब आपसे पूछा जा रहा है, ये बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हम जो पेचकस यूज करते हैं, इलेक्ट्रिशियन जो होता है, इलेक्ट्रिशियन वर्कर जो हमेशा क्या करता है, हल्के कार्य पेचकस का ही यूज करता है। कभी आपने देखा है मैकेनिकल के जो पेचकस होते हैं वो कितने भारी बनते हैं। ओके, तो जो हल्का काम करने के लिए हमें, में जो इलेक्ट्रिशियन होगा तो उसको तो हल्का काम करना होता है, तो हल्का काम करने के लिए हम हल्के पेचकस का ही यूज करते हैं। ओके, कभी भी हम कौन से पेचकस का हम यूज करते हैं, हल्के कार्य पेचकस का ही हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से, देखिए ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपके ओम्स लॉ के नियम पर आधारित है। निम्न समीकरणों में से कौन सा समीकरण ओम के नियम को प्रदर्शित करता है। अब आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बताई थी। वी बराबर क्या होता है, वी बराबर आई इंटू आर होता है। अब आप तीनों फॉर्मूले बना सकते हो। यहाँ पे देखिए, वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है, और आई बराबर अगर निकालना हो तो वी बटेवा आर हो जाएगा, और आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बटेवा आई हो जाएगा। अगर जैसे मान के चलिए यहाँ पे करंट का मान अगर बढ़ता है, यहाँ पे प्रतिरोध का मान घटता है। ओके, वोल्टेज को हम कांस्टेंट रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दोगे कि यहाँ पे आई बराबर वी बटे आर होता है। यहाँ पे प्रतिरोध का मान अगर बढ़ा रहे हो तो करंट का मान क्या हो जाता है, यहाँ पे घट जाता है, क्योंकि प्रतिरोध के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला, इनमें सभी में आप इन फॉर्मूलों को अगर मिला के देखोगे तो जो आपका करेक्ट फॉर्मूला कौन सा निकल के आ रहा है, वी बराबर आई इंटू आर होता है। जो नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में हम इसको देखते हैं, हो सकता है इसमें हम नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थिति अगर ना हो तो हम इस जो ओम्स का नियम जो पालन करते हैं हम उसका यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये हमेशा कहता यही है कि ओम का नियम की नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में जो वोल्टेज सोर्स पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको अगर माप लेता है तो वो क्या कहलाता है, ओम्स लॉ का नियम का पालन करता है। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखिए,
विद्युत संबंधी कार्यों में से कौन सी छेनी का प्रयोग किया जाता है? अब विद्युत से संबंधित हम जो इलेक्ट्रिकली अगर कोई भी काम करते हैं, इलेक्ट्रिकली जो वर्क करते हैं, तो हमें कौन सी छेनी का हमें सबसे ज्यादा यूज करना होता है? तो यहाँ पे हम कौन सी छेनी का यूज करते हैं? भ्रमण छेनी का हम यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मापतोल से लंबाई का मात्रक होता है। भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मापतोल होते हैं ना, जो इकाई होती है, तो लंबाई का मात्रक कौन सा होता है? हम हमेशा मीटर को लेते हैं। ओके, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मापतोल की जो इकाई होती है, उसमें जो आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? मीटर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा एक लग्स का प्रकार नहीं है? अब आपके जो लग होते हैं वो हम कितने टाइप के होते हैं? वो 4 टाइप के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक त्रिभुजाकार दे रखा है, स्पेड दे रखा है और छल्ला दे रखा है। और एक जो आयताकार आयताकार लग का हम यूज नहीं करते, आयताकार लग नहीं होता है। ओके, एक तो रिंग टाइप का होता है। ओके, एक तो रिंग टाइप का होता है और ये एक त्रिभुजाकार भी होता है और स्पेड होता है और छल्ला होता है। तो यहाँ पे जो लग होते हैं, लग के 4 टाइप होते हैं। एक रिंग टाइप का होता है, एक त्रिभुजाकार होता है, एक स्पेड होता है और एक छल्ला टाइप का होता है। लेकिन आयताकार किसी आयताकार नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे ये पूछ ही रहा है कि कौन सा लग का प्रकार नहीं है, तो आयताकार कोई लग का प्रकार नहीं होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है? तो निम्न में से इनमें से आपको ये बताना है कि जो प्राथमिक सेल कौन सा नहीं है। ओके, प्राथमिक सेल नहीं है, तो ये डेनियल सेल है। ये कौन सा सेल है आपका? लैंगलाजी सेल है। ये कौन सा है? और शुष्क सेल है। ये कौन सा है? तो ये तीनों जो हमने सेल देखे हैं, ये आपके कौन से हैं? प्राथमिक सेल होते हैं, प्राथमिक सेल है। ओके, और जो कौन सा नहीं है? लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल कौन सा है? सेकेंडरी सेल में आता है। मैं द्वितीयक सेल हम इसको नाम दे सकते हैं। कौन सा सेल दे सकते हैं हम इसको? द्वितीयक सेल हम इसको नाम दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा था, ये सेलों के प्रकार से पूछा गया था, जिसमें हमें बताना था प्राथमिक सेल और सेकेंडरी सेल होते हैं। उनमें जो प्राइमरी सेल एवं जो सेकेंडरी सेल होते हैं, उनमें से ये जो लेड एसिड सेल होते हैं, ये प्राइम क्या मतलब सेकेंडरी सेल होता है। और एक निकल आयनस सेल भी होता है, निकल कैडमियम सेल भी होता है और लेड एसिड सेल भी होता है। जो बैटरी होती है, ये कौन से सेल में आती है आपकी? कौन से सेल में आती है? ये बैटरी जो हमेशा सेकेंडरी सेल में आती है। ओके, सेकेंडरी सेल में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए। परिवर्ती कैपेसिटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो परिवर्ती जो वेरिएबल जो कैपेसिटर होता है, उसके रूप में किसका हम यूज कर सकते हैं? वैरेक्टर डायोड का हम यूज करते हैं। जो परिवर्ती कैपेसिटर होता है, उसके रूप में हम किसका यूज कर सकते हैं? परिवर्ती कैपेसिटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, आपसे पूछा ये जा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वैरेक्टर डायोड का हम यूज करते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए। कैपेसिटिव एसी परिपथ में जो कैपेसिटिव होता है ना, कैपेसिटिव एसी परिपथ के एसी सर्किट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे धारा वोल्टेज से आगे चलती है। आपको लीडिंग और लैगिंग से भी आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे लैगिंग और लीडिंग, जो लीडिंग किसको करेगा और लैगिंग किसको करेगा, क्या नाम? तो यहाँ पे जो कैपेसिटिव एसी परिपथ होता है, कैपेसिटिव जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा। जैसे मान के चलिए आपका ये कोई प्रतिरोध लगा रखा था और यहाँ पे एक हमने कैपेसिटर लगा दिया। ओके, ऐसे कोई परिपथ बना हुआ, तो इसमें क्या रहेगा? ये जो कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर क्या करता है? करंट के मान को क्या कर देता है? लीड कर देता है। करंट को क्या कर देता है? लीड कर देता है। और वोल्टेज को क्या करता है? लेग कर देता है। ओके, वोल्टेज को क्या कर देता है? ये लेग कर देता है। इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे जो लेगिंग की अगर बात करें, लेगिंग की अगर बात करें, तो यहाँ से ये पता चल गया कि जो आगे होगा वो लीडिंग होता है और जो पीछे होता है वो लेगिंग होता है। अगर यहाँ पे इंडक्टर एल की बात कर रहा होता, तो ये क्या करता है? वोल्टेज को लीड करता है। वोल्टेज को क्या कर देता है? आगे कर देता है। और करंट को क्या कर देता है? पीछे कर देता है, लेग कर देता है। ओके, करंट या वोल्टेज के मतलब जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर हमेशा किसको बढ़ाता है? वोल्टेज को बढ़ाता है। और जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर किसको बढ़ाता है? हमेशा करंट को बढ़ाता है। ओके, कैपेसिटर किसको बढ़ाता है? करंट को बढ़ाता है। इतना समझ में आ गया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, लीड और लेगिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो ये रेजिस्टिव अगर लोड की अगर बात कर रहा होगा, तो उसका जो पावर फैक्टर का मान कितना होता है? इकाई होता है। ओके, पावर फैक्टर कैसा होता है? इसका इकाई होता है। और जो इंडक्टिव क्वाइल की अगर बात कर रहा हो, ओके, इंडक्टिव समझ रहे हो ना आप? जो किसी भी उपकरण में जो कि हम लोग क्वाइल लगी हुई रहेगी। ओके, रेजिस्टिव का मतलब तो आपका जैसे हीटर हो गया, थोड़ा ये बेसिक जानकारी और ले लीजिए। जैसे मान के चलिए कोई हीटर है। ओके, हीटर हीटर कैसा लोड है? ये एक रेजिस्टिव लोड में आता है। ओके, रेजिस्टिव लोड में आता है। और जो मोटर होती है आपकी, मोटर मोटर किस लोड में आते हैं? ये इंडक्टिव लोड में आती है। और जो आपका जिसमें जिस उपकरण में कैपेसिटर का यूज किया जा रहा हो, ओके, जिस उपकरण में कैपेसिटर लग रखा हो, क्या नाम? जैसे आप यहाँ पे पंखा नहीं बोल सकते हैं, याद रखिए। ओके, जो कैपेसिटिव लोड होगा जिसमें कैपेसिटर का हम यूज करते हैं, जैसे आर है,
आरसी जो सर्किट हमने देखा और आरएलसी सर्किट देखा, उसकी हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अगर कैपेसिटिव होगा तो कैपेसिटिव लोड क्या करता है, ये करंट को क्या कर देता है, लीड करता है। करंट को क्या करता है, ये लीड करता है। जो मोटर होता है और इसका जो पावर फैक्टर का मान होता है, पावर फैक्टर का मान कितना लेते हैं हम, जो लीडिंग के अंदर होता है, कैपेसिटर के अंदर कौन सा पावर फैक्टर को, लीडिंग के अंदर होता है, और 0.8 तक हम इसको लेके चलते हैं। इंडक्टर होगा, इंडक्टिव लोड होगा, इंडक्टिव लोड के अंदर कौन सा होता है, मोटर होता है। मोटर जिसमें जैसे ट्रांसफॉर्मर में आप कॉइल जो लपेटते हो ना, तो इसके अंदर भी कौन सा होता है, मोटर। मोटर का जो पावर फैक्टर का मान कैसा होता है, ये लेगिंग होता है। कैसा होता है, लेगिंग होता है। अब लेगिंग कितना होता है, हम इसको 0.8 हम लेके चलते हैं। जो हीटर होता है, हीटर या जो भी कोई रेजिस्टिव लोड होगा, उसका जो प्रतिरोध के अंदर रेजिस्टिव जो लोड होगा, उसका पावर फैक्टर का मान कितना होगा, पावर फैक्टर का मान हमेशा इकाई रहता है। ओके, रेजिस्टिव लोड की अगर बात करेगा, पावर फैक्टर का मान कितना होता है, इकाई होता है। मोटर की बात करेगा तो उसका पावर फैक्टर का मान 0.8 और लेगिंग में होता है। और जो कैपेसिटिव लोड होता है, उसका पावर फैक्टर का मान 0.8 हम लीडिंग में हम लेकर के इसको चलते हैं। ओके, तो बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यहाँ पे पावर फैक्टर से रिलेटेड जो रेजिस्टिव लोड होता है, उसके अंदर पावर फैक्टर का मान कितना होता है। और हीटर के अंदर रेजिस्टिव लोड की हमने बात कर ली। और जैसे मोटर होता है, मोटर का अभी जो बार के एग्जाम पेपर हुए तो उनमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, बार के एग्जाम पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो आपको ये सब कुछ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर कौन सा था, धारा वोल्टेज से क्या चलती है, आगे चलती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको पता चल गया। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। एक संधारित्र दिष्ट धारा के लिए कैसा अवरोध प्रस्तुत करता है। एक संधारित्र होता है, ये कैपेसिटर होता है। ओके, संधारित्र दिष्ट धारा में डीसी जो करंट होता है, डीसी के लिए कैसा अवरोध प्रस्तुत करता है, क्या मतलब अनंत अवरोध प्रस्तुत करता है। अब डीसी के लिए जो कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर क्या करेगा, अनंत अवरोध प्रस्तुत करता है। अब जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के अंदर आप क्या देखते हो, कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, एक्स बराबर क्या, तो 1/2 पाई इंटू एफ इंटू सी होता है। ओके, ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, 0 होता है। डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मान अगर 0 होगा तो यहाँ पे एक्सी का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। एक्सी का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो आई बराबर क्या होता है, वी बटे वा एक्सी, वी बटे वा एक्सी। अब एक्सी का मान अनंत होने पे इसके अंदर बहने वाली धारा का मान क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अवरोध प्रस्तुत कौन कर रहा है, ये जो एक्सी जो कैपेसिटिव लोड होगा, जो कैपेसिटिव होगा, क्या मतलब वो कैसा अवरोध प्रस्तुत कर रहा है, मैं अनंत अवरोध प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसमें बहने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, हमेशा 0 रहेगा। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने देखा आई बराबर क्या होता है, वी बटे आर होता है। तो यहाँ पे आर की बात नहीं कर रहा है, ये कैपेसिटिव में जो दिष्ट धारा में संधारित्र की बात कर रहा है। तो एक्स सी बराबर होता है 1/2 पाई इंटू एफ सी होता है। फ्रिक्वेंसी का मान अगर यहाँ पे 0 कर देगा तो बहने वाली धारा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि एक्स सी का मान अगर अनंत होगा तो यहाँ पे इसमें बहने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। तो हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो रहेगी डीसी सर्किट के अंदर, तो यहाँ पे बहने वाली धारा का मान डीसी सर्किट के अंदर अनंत अवरोध प्रस्तुत करा है। और अनंत अवरोध प्रस्तुत करने का कारण आपको पता चल गया, क्योंकि मैंने फॉर्मूले से आपको समझा दिया। क्योंकि यहाँ पे एक्सी का मान पे डिनोट में डिपेंड करेगा। ओके, तो यहाँ पे अनंत अवरोध प्रस्तुत करता है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए? कौन सा पदार्थ डाईमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है मैं, डाईमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण कौन सा रहेगा, यहाँ पे कांच होता है। ओके, कोबाल्ट, निकेल और मैग्नीज, ये किसके उदाहरण होते हैं, ये फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के होते हैं। ओके, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के उदाहरण होते हैं। ओके, डाईमैग्नेटिक पदार्थ की बात कर रहा था तो यहाँ पे कांच होता है। ओके, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी का वैद्युतिक विभव माना जाता है। अब जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का वैद्युतिक विभव, ओके, वैद्युतिक विभव कितना माना जाता है, हमेशा शून्य माना जाता है। ओके, वैद्युतिक विभव कितना होता है, शून्य होता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसी परिपथ में फॉर्म फैक्टर मान होता है। ऐसी की जो सर्किट होता है, फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है, प्रभावी मान। क्या मतलब आप आरएमएस लिख सकते हो, प्रभावी मान को आप क्या लिख सकते हो, आरएमएस, आरएमएस मान बटेवा औसत मान। औसत मान का अनुपात ही क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर कहलाता है। फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है, प्रभावी मान बटेवा औसत मान का अनुपात ही क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे कितना होता है, एवरेज मान के आरएमएस मान कितना होता है, 0.707 होता है, 0.707 होता है। और औसत मान कितना होता है, 0.633
0.7 होता है। ओके, यहाँ पे ये इससे जब 0.707 के अंदर अगर भाग दोगे 0.637 का, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा? 1.1। ओके, यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जेनर डायोड होता है, जेनर डायोड की हम बात कर रहे हैं। देखिए, जेनर डायोड होगा, जेनर डायोड का मुख्य कार्य होता है, जेनर डायोड होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये आउटपुट वोल्टता को स्थिर रखने का काम करता है। जो आउटपुट में जो आने वाली वोल्टेज होती है, ये वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हम यूज करते हैं। अभी आपने पिछला जो क्वेश्चन देखा था उसमें आपको पता चल गया था कि जो हम डायोड, जो जेनर डायोड का हम यूज क्यों करते हैं, ये वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हम इसका यूज करते हैं। अब वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जब आपको पता चल गया कि हम यूज कर रहे हैं, तो ये आउटपुट जो होने वाली आने वाली जो वोल्टेज होते हैं, जो वोल्टेज का मान को क्या रखेगा? ये कांस्टेंट रखेगा। सीधी सी बात है। रेगुलेटर क्या काम करता है? जो आउटपुट में देने वाली वोल्टेज को क्या करता है? मैं फिक्स मान की दे देता है। ओके, तो यहाँ पे जो मेन आपका उद्देश्य क्या था? मैं जेनर डायोड का मुख्य कार्य क्या होता है, कार्य पूछ रहा था, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखने का काम करता है। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो टनल डायोड किस पदार्थ से बनाया जाता है? जो टनल डायोड होता है, इनमें से सभी से मिलकर मिलाकर इनको बनाया जाता है। जो गैलियम मेटल लोइड से मिलकर मिलाकर भी बना सकते हैं हम, गैलियम आर्सेनाइड से भी हम बना सकते हैं, और जर्मेनियम से भी हम को बना सकते हैं। ओके, जो टनल डायोड होता है, हम इनको तीनों पदार्थों से मिलाकर हम इनको बना सकते हैं। जैसे गैलियम मेटलोइड से भी मिलकर बना सकते हैं, मिलाकर बना सकते हैं, गैलियम आर्सेनाइड से भी और जर्मेनियम से भी हम इनको मिलाकर बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए। कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल सामान्यतः कितने कोर वाले होते हैं? ये कितने कोर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कितने कोर होते हैं? कॉटन या सिल्क कवर्ड की बात कर रहा है। कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल सामान्यतः कितने कोर की होती है? ये 3 कोर की होती है। ओके, 3 कोर या 3.5 कोर। ओके, 3.5 कोर की भी होती है और 3 कोर की भी होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल होते हैं ना, फ्लेक्सिबल जो केबल होती है ना, उसके अंदर सामान्यतः कितने कोर की होती है? वो 3 कोर की होती है। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए। सिलिकॉन एक पदार्थ होता है, सिलिकॉन एक कैसा पदार्थ होता है? ये एक अर्धचालक पदार्थ होता है। ओके, सेमीकंडक्टर डायोड होता है। ओके, सेमीकंडक्टर जो हम डायोड के अंदर जो डायोड हम जो भी बनाते हैं, हम सिलिकॉन या जर्मेनियम से इनको मिलाकर बनाते हैं। जो सिलिकॉन की जो कट इन वोल्टेज का मान कितना होता है? 0.7 लेते हैं। कट इन वोल्टेज का मान कितना लेते हैं हम? 0.7 लेते हैं। जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन एक कैसा पदार्थ होता है? ये एक अर्धचालक पदार्थ होता है। क्या नाम? सेमीकंडक्टर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। औद्योगिक विद्युत आपूर्ति में कलाओं की संख्या क्या होगी? जो औद्योगिक होगा, औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज होगा, उसमें विद्युत आपूर्ति में कलाओं की संख्या क्या होगी? हम जो हम 3 फेज के लिए हम यूज करते हैं। ओके, जो इंडस्ट्रीज होगी, जो भी क्या मतलब जो बड़े प्लांट होते हैं, उनमें जो हम मोटर यूज करते हैं। ओके, वो मोटर यूज करते हैं क्या मतलब 3 फेज वाली हम सप्लाई पे ही हम उनका वर्क करवाते हैं। तो वहां पे हमें कितने फेज की सप्लाई चाहिए होती है? हमें कलाओं का मतलब क्या होता है? फेजों की संख्या। ओके, तो यहाँ पे हम 3 फेज की हम बात कर रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। फेज टेस्टर, फेज टेस्टर का प्रयोग सामान्यतः फेज वोल्टेज से अधिक वोल्टेज परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए। कितने वोल्टेज परीक्षण के लिए तक हम कर सकते हैं? 500 वोल्टेज तक हम कर सकते हैं। तो आपका फेज टेस्टर होता है, ये फेज टेस्टर को हम जो 3 फेज जो लाइन आती है, 3 फेज लाइन के अंदर जिसमें 440 वोल्ट होता है, 2 फेजों के मध्य कितना वोल्टेज होता है? 440 वोल्टेज। तो हम 440 वोल्ट के मतलब हम प्रत्येक फेज पे हम लगा करके अगर वहां पे भी हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। किससे? फेज टेस्टर से। और ये इसकी वोल्टेज की जो सेंस सीमा होती है, जो फेज टेस्टर होता है, कितनी वोल्टेज तक कार्य कर सकता है? ये 500 वोल्टेज तक ये वर्क करता है। अगर 500 वोल्टेज से अगर ज़्यादा अधिक वोल्टेज रहेगी, तो उसके अंदर जो एक प्रतिरोध लगा हुआ रहता है, वो क्या हो जाता है? खराब हो जाएगा और वो एक चालक की भांति काम करने लग जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो उसकी मैक्सिमम जो वोल्टेज रहती है, वो कितनी वोल्टेज रहती है? 500 वोल्टेज तक वो सहन कर लेता है। निम्न में से सबसे अच्छा अचालक पदार्थ कौन सा? सबसे अच्छा अचालक पदार्थ की बात कर रहा है, अचालक या कुचालक पदार्थ की ये बात कर रहा है, तो यहाँ पे वल्केनाइज्ड रबर सबसे अच्छा अचालक पदार्थ में आता है। अब्रक, शुष्क हवा, बेकलर। जो शुष्क हवा रहेगी, अगर ये बारिश के दिनों में क्या हो जाती है? नमी हो जाती है। तो नमी होने की वजह से ये चालक की भांति वर्क कर सकते हैं। अब्रक होता है, अब्रक का आपको पता है ये भी एक कुचालक पदार्थ है, लेकिन सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा रहेगा? ये वल्केनाइज्ड रबर रहेगा। ओके, तो हम आज जो 30 क्वेश्चन हमने देखे हैं, आपको ये पता चल गया होगा कि हम जो आगे वाले जितने भी जो पेपर हम देखेंगे, उनमें भी हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ओके, तो आज जो मैंने क्लास स्टार्ट की थी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आपने इन 30 क्वेश्चन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बहुत कुछ सीख लोगे। आप थ्योरी जैसे पढ़ते हो, आप पढ़ते रहिए, लेकिन साथ में अगर प्रैक्टिस करते रहोगे क्वेश्चन पेपर की, तो आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा और यहाँ पे बहुत कुछ अच्छे से आपकी तैयारी हो पाएगी।
और हम प्रत्येक क्वेश्चन पेपर को हम ऐसे पढ़ते रहेंगे तो आपका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप वो एग्जाम पेपर आप आसानी से निकाल पाओगे। ओके, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं जैसे डीआरडी, यूपीआर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो हम मिलते रहेंगे अपने इस चैनल पे, और आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू।